नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नेपाल में बैठे हुए भारतीय नकली नोटों के सबसे बड़े सप्लायर माजिद मनिहार का अंत हुआ। माजिद मनिहार आईएसआई का ऑपरेटिव था, पाकिस्तान के रोल पे था और सबसे बड़ी मात्रा जो थी, सबसे अधिक क्वांटिटी में FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स की सप्लाई वो भारत में करता था। वो अकेला नहीं था, बड़ा भारी नेटवर्क था उसका पूरे बॉर्डर के पास, और बॉर्डर के नज़दीक रह के वो ये काम करता था। नेपालगंज जो रुपईडीहा बहराइच की बिल्कुल सीमा पर है, सीमा से 10 किलोमीटर अंदर है और बहुत ही व्यावसायिक केंद्र है नेपाल का। वो भारत से काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ। इसने एक ऐसा नेटवर्क बना रखा था कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ATS की बड़ी तमाम कोशिश के बाद न हम उसको, न उसके किसी बहुत नज़दीक को भारत की तरफ ले आ पाए और न उसके खिलाफ़ वहाँ पर कोई कार्रवाई कर पाए। अल्टीमेटली फिर वहाँ पर स्थानीय उनके जो दुश्मन थे, स्थानीय उनकी राइवलरी जिन लोगों से थी, उसका पता करके और फिर अल्टीमेटली एक दिन अपने होटल में वो इसी तरह की एक बिज़नेस डील में मारा गया। बताया गया कि ISI ने ही, चूँकि उसका बेटा विक्की मनिहार ATS के हत्थे चढ़ गया था, ATS ने नेपाल पुलिस को इन्फॉर्म करके बॉर्डर की एक एक्टिविटी में उसे गिरफ्तार किया था और बहुत ढेर सारी सूचनाएं माजिद मनिहार के बारे में विक्की से प्राप्त हो गई थी। बताया ये भी गया कि ISI को ये डर हो गया कि माजिद मनिहार की तमाम एक्टिविटी, चूँकि विक्की उसमें शामिल था, उसको पता लग गई होगी और अगर माजिद मनिहार इंडियन एजेंसीज़ के हत्थे चढ़ गया तो ISI के उस नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा। शायद इसलिए उसकी वहाँ पर हत्या करा दी गई। दूसरा जो बड़ा ऑपरेटिव वहाँ पर ISI का था, जिसका जो जितने ट्रेनिंग पर लोग जाते थे, जैसा मैंने आपको बताया, दौराए आम दौराए ख़ास की ट्रेनिंग, एक 40 दिन की, एक 120 दिन की, वहाँ से ट्रेनिंग करने जाते समय नेपाल के रास्ते जब उनको भेजा जाता था तो काठमांडू से कराची, और जब वो वहाँ से ट्रेनिंग करके आते थे कराची से और काठमांडू तक, उन्हें भारत में भेजने का काम ISI के लोग किया करते थे। ये वो दौर था जब ISI ने भारत के क्रिमिनल गैंग्स, बड़े क्रिमिनल गैंग्स के नेटवर्क का इस्तेमाल अपने एंड पर, अपने काम कराने के लिए किया था, जिनमें से दाऊद इब्राहिम भी एक है। 90 के बाद के दशक में, 92 में जब ये मुंबई बम ब्लास्ट हुए, उस समय एक एक करके, और जब एक बार दाऊद ISI के चंगुल में आ गया, ISI के रोल पे चढ़ गया और सक्सेसफुल रहा, उसके बाद से उन्होंने जगह जगह से छोटे छोटे और ऐसे डेयरिंग क्रिमिनल्स को अपने नेटवर्क में शामिल किया जो उनके काम को भारत में आसान कर सकें। ऐसा ही एक क्रिमिनल और था परवेज़ टांडा। अंबेडकर नगर के हयातपुर गांव का रहने वाला परवेज़ टांडा, चूँकि वो टांडा कस्बे के पास का रहने वाला था अंबेडकर नगर के, इसलिए उसको परवेज़ टांडा, परवेज़ बड़ा कॉमन नेम है, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए परवेज़ टांडा के नाम से इसको जानते थे। ये बहुत अच्छा क्रिमिनल, इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो फैज़ाबाद में, गोरखपुर में, देवरिया में, बलिया में और बरेली में, इन सब जगह इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। मर्डर, लूट और तमाम और ढेर सारे क्राइम इसके सर पे थे। वर्ष 2008 में जब्बार नाम का एक ISI ऑपरेटिव लखनऊ में ATS ने पकड़ा। 2008 के अंत में, दिसंबर 2008 की बात होगी ये, वहाँ पर ये पकड़ा गया। जब मैंने ATS ज्वाइन किया तो इसके बारे में वहाँ बहुत डिटेल जानकारी दी गई कि ये पाकिस्तान ट्रेंड ISI ऑपरेटिव था और इसने अपने स्टेटमेंट में, अपने पकड़े जाने के बाद अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि जब ये कराची से काठमांडू आया था तो काठमांडू में इसे परवेज़ टांडा से मिलने के लिए कहा गया। ये परवेज़ टांडा से बुटवल कस्बे में मिला। बुटवल कस्बे में परवेज़ टांडा ने इसकी बात पाकिस्तानी ISI हैंडलर मेजर शफीक से कराई। टेलीफोन के माध्यम से इन दोनों की बात हुई और फिर परवेज़ को ही ये काम दिया गया था कि इसको किसी तरह से
नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करा के उत्तर प्रदेश में भेजा जाना है। एक बार वो वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद जो निर्देश आईएसआई से या उसके हैंडलर से प्राप्त होंगे, जब्बार उस तरह से ऑपरेट करेगा। जब्बार के इस इनपुट के बाद सभी लोगों की निगाह परवेज़ टांडा पे थी। इसके बाद एक के बाद एक कई और आईएसआई के एजेंट मिले, अरेस्ट हुए, और सबसे ये जानकारी मिली कि परवेज़ टांडा को ही नेपाल में आईएसआई ने प्रोटेक्शन दिलवाकर और उसको ही बीच का साधन बनाया था कि जो लोग पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए जाएंगे या जो पाकिस्तान से ट्रेंड होके आएंगे, परवेज़ टांडा उनको गाइड करेगा, उनको भारत में प्रवेश कराना, भारत वालों को काठमांडू तक पहुंचाना, काठमांडू से पीआईए की फ़्लाइट में उनको कराची भिजवाना, कराची से आने वालों को फिर यहाँ लाकर हैंडल करना। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद परवेज़ की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की गई। परवेज़ की अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री निकली। अंबेडकर नगर से उसके ऊपर जो लगभग 32 केसेस थे, वो 32 केसेस के बारे में जानकारी की गई, और ये जानकारी की बहुत ही हार्डन क्रिमिनल है, लेकिन अब इसका शायद इस्तेमाल आईएसआई कर रही है। उसी दिन से परवेज़ के का पता लगाने के लिए कि ये कहाँ मिलेगा, जब्बार से मिली हुई जो इनपुट थी उससे एक टीम हम लोगों की फिर नेपाल गई। नेपाल में इसके बारे में जानकारी करने की कोशिश करते करते और सूत्र धीरे धीरे मिलने लगे। ये पता लगा कि इसने अपना बेस कैंप, यानी जो घुसते ही ऑफिस था, वो बुटवल में बना रखा था। बुटवल एक कस्बा है, वो भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट कस्बा है वहाँ का, नेपाल की सीमा के पास में ही। वहाँ पर उसने अपना एक ऑफिस जैसा बना रखा था, और आसपास उसके बहुत ढेर सारे ऐसे लोग थे कि बाहर का कोई भी आदमी उसके आसपास दिखाई भी पड़ता था, उस दुकान के आसपास, उस ऑफिस के आसपास, तो वो उनको सतर्क कर दिया करते थे। बड़ा अच्छा नेटवर्क था उसका, परवेज़ टांडा का। इसी बीच में मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में ये बताया था कि नेपाल में माओवादियों का और जो वहाँ की राजशाही थी उससे झगड़ा हो गया। माओवादी जगह जगह कुकर बम का विस्फोट करने लगे और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने लगे, सरकारी कर्मचारियों पर अटैक करने लगे, नेपाल रॉयल पुलिस के लोगों को मारने लगे। तो इस तरह का वहाँ पर एक अव्यवस्था सी वहाँ पर फैल गई थी। परवेज़ टांडा का इस्तेमाल आईएसआई करना चाहती थी कि ये वहाँ पर जो मदेशिया हैं, मदेशिया मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि नेपाल भारत की सीमा पर रहने वाले वो लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन नेपाल में जाकर बस गए हैं और वहाँ उनकी संख्या काफ़ी हो गई है, वो वहाँ पर खेती बाड़ी और तमाम बिजनेस का काम भी करने लगे हैं। नेपाल का जो माओवादी इस्टेब्लिशमेंट था उसका झगड़ा मधेशियों से था। उनका ये कहना था कि ये मधेशिया विदेशी मूल के लोग हैं और ये हमारे यहाँ राजनीति में, व्यवसाय में, इन सब में वो हमारा हिस्सा मारते हैं, हमारा हिस्सा खा जाते हैं, या जो हमें मिलना चाहिए वो उसको ये पा जाते हैं या ले लेते हैं। तो वो सारा जो उसका विरोध था उन मधेशियों के खिलाफ था। उधर मधेशी वो माओवादी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि उस समय माओवादी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे और ज़्यादा नुकसान कर रहे थे वहाँ सरकारी तंत्र का नेपाल के भीतर। ऐसे में आईएसआई ने इसका परवेज़ टांडा का इस्तेमाल किया। परवेज़ टांडा ने एक स्थानीय यूनिट बनाई जिसको तराई कोबरा कहा। मधेशिया वो लोग जो भारतीय मूल के थे और वहाँ रह रहे थे और अच्छी संख्या होने के नाते राजनीति में भी उनका अच्छा दखल हो गया था। इनका विरोध करने के लिए तराई कोबरा नाम का एक संगठन बनाया। आईएसआई इसकी फंडिंग करने लगी। धीरे धीरे मधेशी इसको ये मारने लगे, परेशान करने लगे, और पॉलिटिकली जो भी इम्पॉर्टेंट लोग थे मधेशियों में उनको टारगेट करके उनकी हत्याएं भी शुरू कर दी गईं। उसी दौर में जब ये झगड़ा आपस का चल रहा था, उसी में इन्होंने मधेशियास को और वायलेंट करने के लिए कि ये झगड़ा और आगे बढ़े, तराई कोबरा के सहारे से मधेशियों को निपटाना शुरू किया। ये जब हम लोग वहाँ 2008-9 में पहुँचे उस समय ये झगड़ा शांत हो चुका था और परवेज़ टांडा का जो उसका ऑरा था, जो उसका क्षेत्र था, वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। हम लोगों ने पहले तो ये पता किया कि इसके विरोध में कौन से मधेशी हैं, कौन हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर हाल में परवेज़ टांडा के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, क्योंकि भारत की सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 50,000 रुपये के इनाम
परवेज़ टांडा के ऊपर रख दिया था कि अगर कभी वो दिखाई पड़े यहाँ पर तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। लेकिन तमाम हम लोगों की जानकारी के मुताबिक 2006 में अंतिम बार परवेज़ टांडा उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर के पास कहीं दिखाई पड़ा था। 2006 के बाद से वो कभी भारत की तरफ नहीं दिखाई पड़ा। 2006 के बाद से वो हमेशा नेपाल से ही ऑपरेट करता रहा। बात हम लोगों की समझ में भी आ रही थी कि उसके बाद की जो घटनाएं मदेशियों की और आईएसआई के ऑपरेटिव्स ने जो मदेशियों के खिलाफ कार्रवाई की थी वो 2006 के बाद की ही थी। अब हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती थी कि आखिर हम जब उसे यहाँ ला नहीं सकते, कोई कार्रवाई वहाँ की नहीं जा सकती, बड़ा स्थानीय समर्थन उसने ले लिया था और वैसे भी पॉलिटिकल लेवल पर भी और राजनयिक स्तर पर भी हम लोगों का वहाँ जाके किसी तरह की कार्रवाई करना ये सर्वथा अनुचित भी था। और दूसरा फिर उसमें ये भी डर था कि अगर बिना सरकार की जानकारी के ऐसा किया जाएगा तो फिर नेपाल में अगर पुलिस ने अरेस्ट किया तो कोई बहुत मदद नहीं मिलेगी और इसमें नुकसान होगा। तो एक तो ये रूल आउट हुआ। वहाँ एक एक दो दो टीमें कई दिनों तक कैंप करके इसका पता करती रहीं कि शायद यही पता लग जाए कि कभी वो यहाँ से निकल रहा हो। अम्बेडकर नगर में जब जब उसकी रिश्तेदारियों में शादी की बात होती थी, जब जब ये होता था कि इसका अब यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, इसके परिवार में किसी कोई फंक्शन होता था और ये मान के चलते थे कि चचेरे भाई की शादी है या बहन की शादी है या आएगा ज़रूर, हम लोगों की टीम हमेशा बॉर्डर पर रहती थी कि कभी वो उस तरफ आ जाए तो हम उसे पकड़ लेंगे और फिर इससे बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगी। फेक करेंसी रैकेट का नेटवर्क तोड़ने के बाद या टूटने के बाद जब माजिद मनिहार की वहाँ हत्या हो गई, हमारी टारगेट पर परवेज़ टांडा ही था। तमाम प्रयास के बाद भी वो वहाँ नहीं आ पाया। तौलिया हवा में इसका एक अड्डा हम लोगों को पता लगा जो जहाँ पर ये कराची में बैठे हुए आईएसआई के हैंडलर से बात भी करता था और इसके जो लोग आते थे, जो ऑपरेटिव्स आते थे आईएसआई के या ट्रेंड होके लोग आते थे, उनसे तौलिया हवा वाले जो इसका ऑफिस था वहाँ इनसे बात कराया करता था। एक छोटे मोटे ऑपरेटिव उसके जब इधर पार करके सीमा पे आए तो उनकी गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन उनसे कुछ बहुत फ़ायदा हमको नहीं मिला। हम सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो इसके विरोधी हैं, अगर जब तक वो बहुत एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक इससे पार पाना बहुत मुश्किल होगा। नेपाल पुलिस से बहुत बार वहाँ जाके रिक्वेस्ट की गई, लेकिन नेपाल पुलिस ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि साहब वहाँ घुस के ये कार्रवाई कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। जब तक ये काठमांडू नहीं आ जाता, काठमांडू आए तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन तौलिया हवा में या बुटवल बाज़ार में यह कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है। फिर हमारे इंस्पेक्टर्स जिन्होंने अपने बहुत अच्छे कांटेक्ट डेवलप कर लिए थे नेपाल में, उन्होंने वहाँ कैंप करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने आदमियों को तैयार किया जो उनके विरोधियों से बात करते रहे बराबर। और फिर सारे लोग जो जब वहाँ पर तय हो गए तो वापस आ गए लखनऊ में और यहाँ से उसकी एक्टिविटी को हम लोग वॉच करने लगे। धीरे धीरे इनके विरोधियों को भी उसकी ज़्यादा सूचना मिलने लगी और हम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसको ये लोग पकड़ लेते हैं या कब हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं या कब इसके विरुद्ध वहाँ ऐसी कार्रवाई हो कि नेपाल पुलिस इसे पकड़ सके और फिर हम उसे वहाँ से भारतवर्ष के लिए लाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। लेकिन बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी ये करीब 6 महीने निकल गए, हम इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इस बीच में वहाँ पर नेपाल में तमाम डेवलपमेंट्स हुए और वहाँ नेपाल की पुलिस ने भी अब थोड़ा बहुत हम लोगों के कहने पे कुछ कुछ काम में हम लोगों का सहयोग देना शुरू कर दिया। ये वही पीरियड था जब 2008 में जब बहुत बड़े बड़े बम धमाके हो रहे थे और कई राज्यों की पुलिस भी जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, तमाम जो गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने इंडियन मुजाहिदीन की थी, वो भी नेपाल में शरण पाए हुए लोगों की या दुबई से नेपाल आए, नेपाल से जब नेपाल में रुके और फिर उनको इस तरफ आने के लिए उनका इंतज़ार किया गया और फिर नेपाल के बॉर्डर पे जो सबसे बड़े जो सलमान जैसे था वो नेपाल के बॉर्डर पे पकड़ा गया था, शाहजाद जैसे था वो नेपाल के बॉर्डर पे पकड़ा गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि बड़े आतंकवादी संगठनों के अच्छे ऑपरेशन
जो हुए सब नेपाल के बॉर्डर पे हुए, तो वहाँ बहुत हलचल थी। लेकिन फिर भी इतने प्रयास के बाद भी परवेज़ के पास तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। फिर अचानक एक दिन ये सूचना मिली कि इसको बुटवल के पास जहाँ ये अपनी गाड़ी से जा रहा था, सफारी गाड़ी थी, उस पे ये था, इसके साथ इसके 4-5 और लोग थे, और ये भी बताया गया कि वो शस्त्र से लैस थे। और उसी में किसी गाड़ी ने इनका पीछा किया, रास्ते में गोलियां चलीं, लेकिन परवेज़ उसमें बच गया, उसका कोई एक साथी वहाँ मारा गया, उसका मुकदमा कायम हुआ। परवेज़ ने स्थानीय लोगों के साथ इसमें धरना प्रदर्शन भी किया और पुलिस पर बहुत दबाव बनाया, लेकिन ये अटेम्प्ट जिन लोगों ने भी किया था, ये अटेम्प्ट फेल हो गया। ऐसा लगा था उस समय, हल्ला यही हुआ कि शायद परवेज़ टांडा मारा गया, लेकिन वो उसमें मरा नहीं था। इवन अखबारों में भी ये छप गया था कि शायद इस गोलीबारी में परवेज़ टांडा की मृत्यु हो गई। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर उसका पब्लिक अपीयरेंस हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम तरह की बातें हुई, अखबारों में, टीवी में उसने इंटरव्यू दिया। 2 टीवी चैनल वहाँ पे नेपाल में ऐसे चलते थे जिनमें जो उसके मालिकान थे, उनका भी धीरे धीरे दाऊद या आईएसआई के लोगों से संपर्क हो गया, और वो भारत विरोधी जो कार्यक्रम थे उनको हाईलाइट भी करते थे, और उन लोगों पर, भारत के विरोध में जो लोग थे उन पर हाथ भी रख देते थे। परवेज़ टांडा भी उनमें से एक था। परवेज़ टांडा को ही उसमें अपीयर कराया गया टीवी पर, और तमाम भारत विरोधी बातें उसने टेलीविज़न पर कहीं। फिर एक दिन बात यह है 25 दिसंबर 2009 की, कि बुटवल बाज़ार में ये किसी नाई की दुकान में, इसके लोग जो है बाहर खड़े हुए थे, असलहों से लैस थे, गाड़ी खड़ी हुई थी। ये किसी हेयर कटिंग सैलून में भीतर गया और वहाँ पर ये अपनी दाढ़ी या बाल बनवा रहा था। इसी बीच वहाँ बाल बनवाने की नीयत से बैठे हुए 3-4 लोगों ने, जब ये बैठ के जैसे ही इत्मीनान से बाल कटाने को हुआ, वहाँ पर पहले से बैठे हुए लोग, उनमें से 3-4 ने एक साथ खड़े होकर और 20 गोलियां परवेज़ टांडा के सिर पे मारी, और वहीं लुढ़क गया। उसके बाद वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ से भागते समय जो उसके साथ लोग थे, उन्हें किसी ने भी रिटेलिएट नहीं किया, और जिन लोगों ने मारा था वो वहाँ से आराम से चले गए। अगले दिन बड़ा हल्ला हुआ इसका। मदेशीज़ ने ये क्लेम किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, मदेशिया लोगों ने इसको मारा है, क्योंकि इसने जो बनाया था तराई कोबरा के माध्यम से इसने बहुत से मदेशियों की हत्या कराई थी। इसलिए हमने अपना बदला लेने के लिए इसे नाई की उस दुकान पे हमारे लोगों ने इसे मारा है। ठीक इसी तरह से दूसरी बात अखबारों में उस समय आई, जो नेट पे भी उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कि शायद आईएसआई के लोगों ने ही इसको मरवा दिया, क्योंकि आईएसआई को ये शक हो रहा था कि अब इसका पीछा बहुत हो रहा है, अगर किसी दिन ये पकड़ जाएगा तो जो आईएसआई के हैंडलर से इसकी बातचीत होती थी, जो ट्रेंड ऑपरेटिव्स इसके माध्यम से भारत में भेजे जाते थे, उन सब का पता लग जाएगा, और इंडियन एजेंसीज़ उनके खिलाफ, उनको पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। इस तरह की बात अखबारों में छपने लगी। बहरहाल ये सुखद खबर थी एटीएस के लिए भी और तमाम और एजेंसीज़ के लिए, कि आईएसआई का एक बड़ा ऑपरेटिव, जो पुलिस के दृष्टिकोण से बड़ा क्रिमिनल भी था, 32 मुकदमे जो सिर्फ हत्या और लूट के हों, जिसके ऊपर हों, वो बाद में वो किसी के पाले में चला गया हो, वो क्रिमिनल था और बड़ा क्रिमिनल था, और शायद इसी तरह के क्रिमिनल गैंगवार में वो मारा भी गया। तो ये दूसरी बड़ी हत्या नेपाल में हुई थी, जिसके लिए हम लोग भी बहुत परेशान थे कि कैसे इनको अकाउंट फॉर किया जाए, क्योंकि बहुत नुकसान कर रहे थे ये भारतीय इकोनॉमी का भी, और भारतीय इस तरफ लोगों का भी, आईएसआई को वहाँ से भेज के। और स्पेनर्स की कार्रवाई उस समय अपने चरम पे थी। 2007 और 8 का वो पीरियड, आपको ध्यान हो, मैं पिछली उसमें बता चुका हूँ कि कितना कठिन था पूरे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खासकर, जब ढेर सारी घटनाएं एक साथ हुई थी, आतंकवाद से संबंधित भी और अदरवाइज़ भी बहुत घटनाएं उस समय हुई थी। और फिर परवेज़ टांडा का इस तरह से 25 दिसंबर 2009 को उसकी हत्या के बाद से अचानक ये घटनाएं कम हो गईं। हमारा फिर भी फोकस नेपाल में चल रहे तमाम आईएसआई के अड्डों पर फिर भी बना रहा,
वहाँ जो बड़े टीवी चैनलों के मालिक थे, बड़े अखबार वाले थे, जो भारत विरोधी गतिविधियों को वहाँ हवा दे रहे थे और आईएसआई के इशारों पे नाच रहे थे, जो आईएसआई के पेरोल्स पे थे, जिनको अपने काम के लिए आईएसआई पैसा पेमेंट करती थी, उनके बारे में। क्योंकि हम जब तक मूल को नष्ट न करते, जब तक ओरिजिनल आदमी को, जब तक ऊपर बैठे हुए आदमी को आप उसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, तब तक वो 10 रोज़ ऐसे आईएसआई के लोग पैदा करते रहेंगे, 10 ऐसे ऑपरेटिव्स को भेजते रहेंगे। हम उनको पकड़ भी लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं होगा और उनकी एक्टिविटी पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल मैं आपको एक और ऐसे ऑपरेटिव का जो नेपाल में था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो नुकसान कर रहा था, कैसे वो आईएसआई के हाथों खेल रहा था, कैसे वो भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा था, कैसे वो भारत विरोधी क्रियाकलाप करने वालों को पनाह दे रहा था, उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसका अंत कैसे हुआ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।